हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो आपका एएमसीआरई हो, चाहे वो आपका पीजीआई चंडीगढ़ हो, चाहे वो आपका बिहार लैब टेक्नीशियन हो, कोई भी लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हो, यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात यह है, आज आपको कुछ नए क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, मेरा नाम है मनीष भाई पटेल। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पर मेरे भाई अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस क्लास को करना, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता होगा, अगर नहीं भी आता है 50% चांस है, तो इस क्लास जो हमारी ये क्लासेस हैं, अगर आपको रेगुलर इनको कंटिन्यू रखेंगे तो इनसे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा कि आप क्वेश्चन को कैसे जो है एग्जाम में टैकल कर पाएंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। और मेरे भाई अगर आए हो, इस क्लास में आ गए हो, आपको अगर बेनिफिट मिले तो शेयर भी जरूर करना। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? द नर्स इंप्लीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द पेशेंट हु इज स्टार्टिंग अ सीलिंग टेस्ट। क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है जो नर्स है वो इंप्लीमेंट करती है विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो चार ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, इनमें से चारों में से कौन सा चीज को इंप्लीमेंट करती है जो हु इज स्टार्टिंग अ सीलिंग टेस्ट। पहले तो मेरे भाई आप ये बताओ कि सीलिंग टेस्ट करते किसके लिए हैं। सीलिंग टेस्ट मेरे भाई किया जाता है पता लगाने के लिए विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन को। ठीक, आपकी बॉडी विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन सही से कर रही है या नहीं। ठीक, इसके लिए अब आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जो विटामिन बी 12 है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अगर आपने और भी हमारी हिमायत की क्लास ली होगी, उनमें हमने डिटेल में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। अगर आप पहली बार क्लास में आए हो तो सुन भी लो। एक ओवरव्यू आपको देते हैं क्या होता है। ये स्टमक है। हमने अगर जो है विटामिन बी 12 ली है, तो ये विटामिन बी 12 है। यहां पर क्या रहता है? कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर रहता है। ठीक, स्टमक में क्या होता है? विटामिन बी 12 को कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड कर लेता है यहां पर। ठीक, स्टमक में। उसके बाद में ये कहां पहुंचता है? उसके बाद ये पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, विटामिन बी 12 का स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ये हो गई बेसिक बात। ठीक, ये नॉर्मली है कि इसका हो रहा है। अब हमें पता लगाना है कि कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर निकल रहा है, ये बॉडी में एब्जॉर्प्शन करा पा रहा है बी 12 का या नहीं करा पा रहा है। ठीक है, बाइंड कर रहा है या नहीं। तो अब क्या होगा? पेशेंट में ये जो मरीज है उसको क्या किया जाता है? उसको रेडियो लेबल्ड विटामिन बी 12 देते हैं। ठीक, क्या है? रेडियो लेबल्ड विटामिन बी 12 देते हैं। अब ये क्या पहुंचती है? अब ये रेडियो लेवल कहां पहुंचती है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ये कहां पहुंच जाती है? ब्लड में। ब्लड फिर कहां जाएगा? ब्लड मेरे भाई किडनी में जाएगा। किडनी में क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन होने के बाद में भाई यूरिन में पहुंचेगा। अब यूरिन में विटामिन बी 12 अगर आई है उसका क्या करेंगे? जनरली विटामिन बी 12 यूरिन में प्रेजेंट नहीं होती है। अगर विटामिन बी 12 यूरिन में प्रेजेंट है, इसका मतलब है यहां से हम लोग पता लगा लेंगे कि कितना हमने दिया था विटामिन बी 12 और बॉडी ने कितना एब्जॉर्ब किया और कितना क्या किया? बाहर निकाल दिया। ठीक, ये टेस्ट ये क्या है? ये सीलिंग टेस्ट में है। तो सीलिंग टेस्ट में हम लोग क्या देखेंगे? सीलिंग टेस्ट में हम लोग देखेंगे किस चीज को? यूरिन से पता लगाएंगे। अब देखो ये लिखा है स्टार्टिंग 24 to 28 आवर यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन। ठीक, अब हम पूरी 24 आवर 28 आवर की यूरिन को कलेक्ट करेंगे और उसमें विटामिन बी 12 कराएंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक, तो ये डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सीलिंग टेस्ट से ये पूछा गया, ना कि आपसे देखो टेस्ट पूछा गया, ना आपसे कुछ भी पूछा गया। आपसे ये पूछा गया कि सीलिंग टेस्ट में सैंपल किसका लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मेरे भाई आपको बता दें, अगर आप लैब टेक्नीशियन के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, चाहे एमसीआरई हो, एमपी ग्रुप 5 हो, राजस्थान एनएचएम हो, बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन हो, पीजीआई चंडीगढ़ हो, आपका एमपी ग्रुप 5 का हो, कोई सा भी लैब टेक्नीशियन का सरकारी एग्जाम हो, आप जो है बेहतरीन अगर तैयारी करना चाहते हैं, अगर एक बार आप डिटेल में थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, आपको इस बैच में सारी चीजें मिल जाएंगी। वीडियो लेक्चर आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज आपको कंटेंट मिलेगा। क्लास नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश में रहेंगी। उनको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर 100+ टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी।
उसके साथ साथ आप देखोगे चाहे वो एमसीआरई हो, बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन हो, इन सभी में आप देखोगे मेरे भाई कि नॉन टेक्निकल पोर्शन भी पूछा जाता है, मैथ रीजनिंग जीएस कंप्यूटर। अब बच्चा ढूंढता रहता है कि नॉन टेक्निकल कहां से पढ़ ले, तो इसका भी समाधान इस बैच में आपको मिल जाएगा। यहां पर आपको नॉन टेक्निकल भी कराया जाएगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल टेस्ट सीरीज सारा कुछ इस बैच में मिलेगा। जो लोग 4000 5000 में आपको टेक्निकल प्रोवाइड करते हैं, उससे आधे से भी कम फीस में हम मेरे भाई आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल टेस्ट सीरीज सारा कुछ इसमें प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और ये बैच आपको प्ले स्टोर पे जाना, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करना, आपको ये बैच मिल जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है द नैरो पतला डिस्टल इंड ऑफ स्टमक इज कॉल्ड। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन। आप अगर ये चीजें आपको आती होंगी तो लगेगा कि एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, हलवा सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर क्वेश्चन का मतलब ही आप नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन क्या करेंगे। पूछा गया डिस्टल इंड ऑफ स्टमक, ये डिस्टल इंड क्या है? डिस्टल इंड को हिंदी में कहते हैं दूरस्थ। क्या कहते हैं? दूरस्थ। यानी हमसे पूछा गया है कि दूरस्थ पार्ट कौन सा है। अब देखो स्टमक के पार्ट कौन कौन से होते हैं ये समझो। ये हमारा स्टमक है, ठीक, ये स्टमक है। अब स्टमक में पहला पार्ट क्या होता है? ये। वैसे तो स्टमक के कितने पार्ट होते हैं? 3 होते हैं, और ठीक मेनली और 4 पार्ट भी होते हैं, ठीक है। मेनली 3 पार्ट होते हैं, तो ऐसे डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट ये आपको दिख रहा है, ये है कार्डिया या कार्डियक बोलते हैं। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है इसको फंडस बोलते हैं, फंडस या फंडिक। और ये जो लास्ट पार्ट है इसको बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक या पाइलोरस। और ये जो बचा पार्ट आपको दिख रहा है पूरा, ये क्या है? बॉडी है, ठीक है। अब देखो दूरस्थ कौन सा है। दूरस्थ का मतलब ये है कि स्टमक की शुरुआत यहां से हुई, यहां पर खत्म हो गया, क्योंकि यहां पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है डियोडिनम। और डियोडिनम किसका पहला पार्ट है? डियोडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। तो दूरस्थ पार्ट कौन हो गया? दूरस्थ पार्ट मेरे भाई पाइलोरस हो गया, यानी पाइलोरिक हो गया। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यही पूछा गया। स्टमक अगर का शेप पूछ दिया जाए इसका क्या होता है, तो खाली स्टमक जो है जे शेप का होता है। कैसा? जे शेप का होता है, इम्पटी स्टमक। पीएच की बात करें तो यहाँ पर पीएच भी 1.2 से लेकर 1.8 के आसपास यहाँ पर रहता है। उसके अलावा ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है? फेरिंग्स लिखा हुआ है। फेरिंग्स की बात करोगे तो फेरिंग्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यानी भोजन और वायु के लिए, जो हम लोग खाना खा रहे हैं और जहां पर वायु यानी हम लोग सांस ले रहे हैं, दोनों के लिए सेम रास्ता कौन है? वो फेरिंग्स है। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर कौन होता है? ये होता है मेरे भाई फेरिंग्स होता है, ठीक है। डियोडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। कार्डियक आप जानते हैं कि स्टमक का अगर समीपस्थ पूछ दिया जाए, जैसे ये डिजिटल है दूरस्थ, समीपस्थ पूछेंगे तो क्या है? कार्डिया कार्डियक है। यहां पर मेरे भाई क्या होता है? यहां पर एक छल्ला होता है। पहला पार्ट कार्डियक है, यहां पर छल्ला होता है जिसको कार्डियक इंस्पेंटर बोलते हैं, यहां पर एक छल्ला होता है जिसको पाइलोरिक इंस्पेंटर बोलते हैं। स्टमक आपका खत्म हो गया, क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए, डी वाला होगा, ठीक है, पाइलोरस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए लैब टेक्नीशियन परफॉर्म कैरी बायर डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट? बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पूछा गया है कि एक लैब टेक्नीशियन कैरी बायर जो डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट है उसको परफॉर्म कर रहा है, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस क्या है? पता लगाना, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कि ये किस टाइप का बैक्टीरिया है, या फिर मिनिमम इनविट्री कंसंट्रेशन पता लगाता है, ठीक है, डिटरमाइन करता है, या फिर टू एक्सेस द सस्पेबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू वेरियस एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब है क्या? टू काउंट द नंबर ऑफ वायबल बैक्टीरिया इन सैंपल, जो वायबल बैक्टीरिया है सैंपल में उसका पता लगाना होता है। क्या? कैरी बेयर डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट। पहली बात तो ये जो कैरी बेयर डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट है वो किस प्लेट में लगाते हैं, किस अगार में? ये लगाते हैं एमएचए में। एमएचए का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है मुलर हिंटन अगार, ठीक है। ये बेस्ट मीडियम है। देखो मेरे भाई ये क्या है? बेस्ट मीडियम है किसके लिए? रूटीन सस्पेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नॉन फास्टिडियर बैक्टीरिया के लिए बेस्ट अगार कौन सा है, तो आप कहेंगे एमएचए है, ठीक, बेस्ट मीडियम है। उसके अलावा क्यों एमएचए को यूज करते हैं? क्योंकि मेरे भाई ये क्या करता है? ये मेरे भाई ये जो है ये सपोर्टिव है किसके ग्रोथ के लिए? नॉन फैस्टिडियस पैथोजन के लिए। और मेरे भाई ये बैच टू बैच जो है रिप्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है सस्पेबिलिटी टेस्टिंग में, ठीक है। उसके अलावा एंटी माइक्रोबियल सस्पेबिलिटी जो टेस्टिंग मेथड है उसमें जो है एक आता है डिस्क डिफ्यूजन मेथड, दूसरा आता है डाइल्यूशन टेस्ट। डिस्क डिफ्यूजन मेथड में मेरे भाई दो आते हैं,
कैरी बेयर डिस्क डिफ्यूजन मेथड, दूसरा है स्ट्रोक डिस्क डिफ्यूजन मेथड, और एक आता है डाइल्यूशन मेथड। डाइल्यूशन में ब्राथ डाइल्यूशन मेथड किया जाता है और अगार डाइल्यूशन मेथड करते हैं। यहां पर अगर आपसे ये पूछा जाए मेरे भाई कैरी बेयर डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो ये आपको बताना है ये सस्पेबिलिटी के लिए करते हैं। ठीक, बैक्टीरिया की सस्पेबिलिटी के लिए किया जाता है कि एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट हैं अलग अलग प्रकार के, उनकी सस्पेबिलिटी के लिए करते हैं। ठीक है, कौन सा अगार यूज किया जाता है, एमएचए यूज किया जाता है, और कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं मेरे भाई यहां पर कैरी बेयर डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट, स्ट्रोक डिफ्यूजन टेस्ट, उसके बाद ब्राथ डाइल्यूशन मेथड और अगार डाइल्यूशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निसेल्स बॉडीज। निसेल्स बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ, निसेल्स बॉडी किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन एंड लिपिड की, फ्री राइबोसोम एंड RER। इसका मतलब क्या है, रफ, ठीक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या न्यूक्लिक एसिड एंड SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर जो है DNA एंड RNA। सबसे पहले तो ये मेरे भाई बताओ कि निसेल बॉडी पाई कहां जाती है। निसेल बॉडी मेरे भाई पाई जाती है जो आपकी नर्व सेल होती है, ठीक, न्यूरॉन्स में, उसमें पाई जाती है। देखो ये एक नर्व सेल आपको बनाकर दिखा रहे हैं। ठीक, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, और इसके पास में क्या पाए जाते हैं, ऐसे आसपास आप देखोगे ऐसे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ज्यादातर आपको बुक्स में लिखा मिलेगा निसेल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक, इन्हीं निसेल्स ग्रेन्यूल्स को एक और नाम देते हैं, इन्हीं को कहते हैं निसेल्स बॉडी। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, इस पर आप देखोगे ये क्या है, इनको बोलते हैं डेंड्रॉन, और ये जो हमने लगा दिए इन पर होते हैं डेंड्राइट। ठीक, ये क्या होते हैं, ये होते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये क्या आपको दिख रहा है, ये है एक्सॉन। ठीक, ये क्या है, एक्सॉन है। अब आपको बताना है कि ये जो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं इनमें क्या होता है। मेनली जो है इनमें ये इसमें फ्री राइबोसोम पाए जाते हैं और एंड RER, ठीक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी ये सिंथेसिस किसका करेंगे, आप जान रहे हैं, अगर सेल वाला आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये सिंथेसिस करते हैं किसका, प्रोटीन का। ठीक, किसका, प्रोटीन का। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरे भाई आपको स्पीड तेज लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आप रेगुलरली क्लास कर रहे होंगे, आप जो है अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी, तो ये आपको स्पीड तेज नहीं लगनी चाहिए। और मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। चीजें अगर आपको समझ में आ रही हो तो अपने यार भाई बहन दोस्त कॉलेज के ग्रुप में भेजते रहिएगा, आप मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। अगला क्वेश्चन है डिक्रीज सीरम कैल्शियम वैल्यू। डिक्रीज सीरम कैल्शियम वैल्यू आर फाउंड इन, किनमें पाई जाती हैं। यानी ये पूछा जा रहा है कि जो कैल्शियम की वैल्यू है डिक्रीज यानी कम, किनमें से, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, हाइपोपैराथायराइडिज्म में, ऑस्टोमलेशिया में, रिकेट्स में, या फिर ऑल ऑप्शन में। एक एक ऑप्शन को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यहां पर ऑल ऑप्शन का भी आंसर दिया गया है। ठीक है, समझिए हाइपोपैराथायराइडिज्म का मतलब क्या है। हाइपोपैराथायराइडिज्म आप जानते हैं, एक होती है थायराइड ग्लैंड, एक होती है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक, ये क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड। ये पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है, अब कह रहे हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म, इसका मतलब क्या है, जो पैराथायराइड हार्मोन है वो क्या है, वो कम निकल रहा है। इसका मेरे भाई आपको काम पता है, इसका काम पता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये मेंटेन रखता है कैल्शियम लेवल को, मेंटेन कैल्शियम एंड फास्फोरस। और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ये कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन नहीं रख पाएगा, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ठीक, दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन यहां पर देखो, आस्टोमलेशिया। आस्टोमलेशिया में क्या हो जाता है, आस्टोमलेशिया में मेरे भाई ये होता है जो बोन होती है, हड्डियां होती हैं, वो वीक हो जाती हैं। ठीक, वीक हो जाती हैं।
यानी सॉफ्ट बोन हो जाती हैं। और आप जानते हैं अगर बोन सॉफ्ट हो गई हैं तो इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन यही होगा कि कैल्शियम की कमी हो गई होगी, क्योंकि हड्डियों को मजबूती कौन प्रदान करता है? कैल्शियम प्रदान करती है। छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, डॉक्टर साहब उसको कहते हैं कि कैल्शियम पिलाते रहिए। क्यों पिलाते रहिए मेरे भाई? इसलिए क्योंकि कैल्शियम को नीड है और कैल्शियम से ही क्या है, हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। तो क्या है, कैल्शियम की यहां पर भी कमी आपको देखने को मिल गई। रिकेट्स में क्या होता है? रिकेट्स में आप जानते हैं हिंदी में कहते हैं सूखा रोग, ठीक? बच्चों में आपको ये देखने को मिलेगा। और इस रिकेट्स में आप क्या कहेंगे? विटामिन डी एंड कैल्शियम, इनकी क्या है, कमी, ठीक? तो अब आप बताओ, तीनों में आपको क्या देखने को मिल रहा है? तीनों में आपको डिक्रीज जो है कैल्शियम लेवल, तीनों में डिक्रीज मिलेगा, कम मिलेगा। तो यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है ए एक्स्ट्रा कलर फ्लूइड कंटेनिंग क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। पूछा गया है ए एक्स्ट्रा कलर फ्लूइड कंटेनिंग क्लॉटिंग फैक्टर इन एक्टिव फॉर्म, इन एक्टिव फॉर्म फाउंड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है। पहला ऑप्शन है सीरम, दूसरा है लिम्फ, तीसरा है प्लाज्मा, चौथा है बी एंड सी। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप इसमें गलती करेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो चलिए ठीक है, लिम्फ काट देगा, ठीक। लिम्फ काटने के बाद क्या करेगा, या तो वो ए लगाएगा या तो सी लगाएगा। उसके बाद में भी एक गलती करेगा, कोई महान होगा, वो बी एंड सी भी लगा देगा। पूछा गया है क्वेश्चन में, देखो पूछा गया है क्लॉटिंग फैक्टर इन एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, इन एक्टिव फॉर्म में है। और फिर कलर क्या कह रहा है, स्ट्रॉ कलर कह रहा है, ठीक है। लिम्फ की बात करो, लिम्फ कहां पाया जाता है? लिम्फ तो पहली बात तो क्लियर होता है, ठीक। दूसरी बात इसके बारे में क्या है, ये लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, फंक्शन? इसका फंक्शन है, पहला तो आप जानते हैं फैट ट्रांसपोर्ट भी ये कराता है कि नहीं? फैट ट्रांसपोर्ट, फ्लूइड जो है, फ्लूइड बैलेंस, एक और काम करता है आप जानते हैं। आगे चलते हैं, पूछा गया है इफ इन एडुकेट डिहाइड्रेशन, ठीक है, इफ इन एडुकेट डिहाइड्रेशन डिटेक्टेड ड्यूरिंग द क्लियरिंग, ठीक है। कहा जा रहा है कि इन एडुकेट डिहाइड्रेशन है, डिटेक्ट किया गया है क्लियरिंग के दौरान, इट कैन बी रिमूव्ड बाय रिटर्निंग द टिश्यू फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट इन। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए हमेशा। क्वेश्चन ये बोला गया है इन एडुकेट डिहाइड्रेशन, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, पानी टिश्यू से नहीं लिखना है। तो इन एडुकेट का मतलब है अपर्याप्त डिहाइड्रेशन, यानी टिश्यू में से पर्याप्त मात्रा में वाटर जो है अच्छे तरीके से नहीं निकल पाया है, जितना हमें चाहिए था, ठीक, ये बात है। डिटेक्ट किया गया है ड्यूरिंग क्लियरिंग, किसके दौरान? क्लियरिंग के दौरान। अब एक बात मुझे बताओ, क्लियरिंग को एक और नाम देते थे, डी एल्कोहलाइजेशन, डी एल्कोहलाइजेशन, यानी जो इसमें अल्कोहल आ गया है उसको निकाल रहे हैं। प्रोसेस शुरू होता था, ये हिस्टो का क्वेश्चन है, प्रोसेस शुरू होता था, पहला क्या था, फिक्सेशन। फिक्सेशन के बाद में हम लोग क्या करते थे, अगर नीड होती थी तो डीकैल्सिफिकेशन, नहीं नीड है डीकैल्सिफिकेशन की तो उसके बाद में हम लोग कर रहे थे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर कर रहे थे। डिहाइड्रेशन के बाद में प्रोसेस था क्लियरिंग, इसी को बोल रहे थे डी एल्कोहलाइजेशन। जब हम यहां पर आ गए हैं, यहां पर देख रहे हैं कि पानी नहीं निकला है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन फिर से करना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन स्टेप की अगर आप बात करोगे तो वहां पर मैंने बताया था कि यहां पर जो है 6000 तक यूज करते हैं, जिसमें क्या है, असेंडिंग ग्रेड ऑफ एल्कोहल रहता था। बढ़ते हुए क्रम में क्या था, इनमें सब में बढ़ते हुए क्रम में एल्कोहल था, ठीक। एल्कोहल कैसा था, बढ़ते हुए क्रम में था। और लास्ट में मैंने क्या बताया था, लास्ट में जो एल्कोहल होता है उसको एब्सोल्यूट एल्कोहल में डालते थे, मतलब 100%, ठीक। कोई भी चीज 100% नहीं होती, लेकिन मान लेते हैं 100% एल्कोहल में डालते थे लास्ट वाले में। तो अब हम क्या करेंगे, वाटर का रिमूवल ही तो कराना है। अगर वाटर का रिमूवल कराना है, ऑप्शन ए आपके सामने दिया गया है, किसमें डालेंगे, एब्सोल्यूट एल्कोहल में डालेंगे मेरे भाई। मेथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जब मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन अवेलेबल है तो क्यों उस पे जाना, ठीक है। एसीटोन भी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन ये क्या करा देता है, ये मेरे भाई टिश्यू श्रिंकेज करा देता है। ये बहुत ज्यादा क्या कराता है, टिश्यू श्रिंकेज करा देता है, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको करना है। थोड़ी सी राइटिंग हल्की सी बिगड़ी हुई आपको लगेगी, लेकिन क्वेश्चन को अगर हमें फास्ट कराना है तो चीजें थोड़ी सी कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी। क्वेश्चन है व्हेन द एक्सेस
एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ फैट, ठीक है, मतलब अधिक मात्रा में फैट जो है एक्सक्रीट हो रहा है, एक्सक्रीटेड इन द फीसेस। अब ये बहुत सारे बच्चे क्या फीसेस फीसेस समझ नहीं पाते हैं, अरे मेरे भाई मल, पॉटी, ठीक, ठीक है। अगर किसी की पॉटी में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में फैट जो है एक्सक्रीट हो रहा हो, उस कंडीशन को क्या कहेंगे? ऑप्शन है स्टेटोरिया, प्रोटीनूरिया, एजेटीमिया और हिमैचूरिया। इनमें से क्या होगा? वर्ड प्ले करते हैं, ठीक है, शब्दों के साथ में खेलते हैं। हिमैचूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन, ठीक, हिमैचूरिया का मतलब क्या है कि खून आ रहा है किसमें? पेशाब में, ठीक, इसका मतलब ये है। एजोटीमिया का मतलब मेरे भाई क्या होता है कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो वो ब्लड में प्रेजेंट हो, ठीक, एजोटीमिया, नाइट्रोजन इन ब्लड, ठीक। अगला क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा हुआ है प्रोटीनूरिया। अरे मेरे भाई प्रोटीन किसमें प्रेजेंट हो? यूरिन में, ठीक, प्रोटीन इन यूरिन, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रोटीनूरिया। फिर आता है ए ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो इस ऑप्शन को देखो मेरे भाई, कभी नहीं भूलना है, आज के बाद तो भूलोगे ही नहीं, क्योंकि जब आप वर्ड के साथ में खेलने लगते हो चीजें आपको याद रह जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा इंग्लिश पे फोकस करो। स्टेयर मीन्स मेरे भाई क्या होता है? फैट। और रिया, कई बार बताया, रिया मीन्स बहना, फ्लो, ठीक, क्या बताया? फैट फ्लो। जैसे मैंने बताया था डाई मीन्स दो, रिया मीन्स बहना, फ्लो होना, तो डायरिया हो गई थी, ठीक है। ऐसे ही फैट का फ्लो हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? स्टेरिया बोल रहे हैं। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ड के साथ में खेलना सीखिए, क्योंकि वर्ड के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। जैसे जिसका जो नाम है उसी से जो है आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे नहीं पूछते हैं कि आपके नाम का क्या मतलब है? नयन, आपके नाम का क्या मतलब है? मनीष, आपके नाम का क्या मतलब है? तो उस तरीके से जैसा जिसका नाम आपको दिख रहा है वैसा उसका काम भी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये यहां पर आपको मेरे भाई जो क्वेश्चन आरआरबी में आप देखोगे, ठीक है, मिलान वाले क्वेश्चन काफी सारे पूछता है, ठीक है, और बेहतरीन क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन को कैसे आपको करना है इस क्लास में अभी समझोगे। कैसे आपको करना है ये क्वेश्चन देखते हुए, देखो चीजें अगर आपको सब आ रही हूं आप करेंगे, मैं आपको बताता हूं कैसे आप करेंगे, और फिर भी मैं अपना तरीका आपको बताता हूं कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है फिर भी आप आंसर निकाल लोगे। आपको दो ऑप्शन मैच करने आएंगे, देखो कैसे। इस क्वेश्चन को अगर मैं करता तो मैं आपको बताता हूं पर आयोडिक एसिड सिर्फ, ठीक, ये किसके लिए की जाती है? 5 स्टेन की जाती है कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक। ए का तीसरा है, ए का दूसरा है, ए का चौथा है, ए का तीसरा है, ये मिल गया, ए का इसमें पांचवा है, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 100%। कोई भी नहीं काट सकता, कोई भी नहीं काट सकता, इसके आगे मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि इन तीन ऑप्शन में कहीं पर भी ए का थर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाले ऑप्शन में ही है ए का थर्ड, तो यानी सी ऑप्शन हर हाल में करेक्ट है। नहीं मानते हो? अब क्या है, जो एवरेज बच्चा है, ठीक, जिसको सारी चीजें आती हैं लेकिन ये चीज उसको नहीं बताई गई कि ऐसे कर लो, वो क्या करेगा? पहले इसको मिलाएगा, फिर उसके बाद में देखेगा कि म्यूरामिक जो है ये एसिड म्यूसिन के लिए करते हैं, म्यूसा कार्माइन। उसके बाद में वान जंसन जो है वो मेरे भाई की जाती है इसके लिए, एक्स्ट्रा सेलुलर कोलेजन के लिए। फिर उसके बाद में वर्चास इलास्टिक, ये इलास्टिक फाइबर के लिए करते हैं। उसके बाद में फिर ये मिलाएगा, ए का 3 करेगा, फिर बी का आईवी देखेगा किसमें है, इसमें है, फिर सी का जाएगा फर्स्ट में देखेगा, फिर डी का किसमें जाएगा? हाँ डी का सेकंड में। अब लगाएगा, गया ना 1 मिनट। तो इस चीज से भी आपको बचना है, और ये तभी आप अप्लाई करेंगे जब आप 100% हो कि पास जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए करते हैं। तुरंत आपने ए का 3 मिलाया कि मैं 100% सही हूं, तो 100% में ये सही है कि मैं 100% इसको कर सकता हूं। फिर इस तरीके से ही मेरे भाई आपको क्वेश्चन करने हैं, समझ रहे हो? अगर आपको मैच करने वाले आ जाएं तो आपको इस तरीके से करने हैं, आपको जो आ जाए कि सही, कि ये 100% मुझे पता है ये सही है, आप फटाक से इसे आंसर लगाना, ऐसे ही आपको करना, ठीक है। इसका क्या है? सी वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। आगे चलिएगा, अगला फिर आ गया, आओ इसमें भी करके बताते हैं, ठीक, मैच करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है इधर माइक्रोटोम नाइफ के बारे में बताया गया, दूसरा उनके यूज बताएंगे। सेम उसी तरीके से इसमें करेंगे जैसे मैंने पहले आपको क्वेश्चन करके दिखाया कि आपको मैच वाले करने क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से करने हैं। क्या लिखा है इधर? माइक्रोटोम नाइफ के बारे में दिया गया है, ठीक, यानी माइक्रोटोम नाइफ ऐसे होते हैं, उनके यूज लिखे गए हैं। हमने हिस्टो की क्लास भी कराई है, वहां पर भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मैराथन क्लास है, आप उसको कर सकते हैं मेरे भाई। अगर आपने नहीं करी है, पूरी डिटेल थ्योरी कराई है, साइटों की भी डिटेल थ्योरी कराई है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको करिएगा। पेड में जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो मैंने कराया ही है, ठीक है।
देखो प्लेनो कॉन्केव लिखा है, टूल एज लिखा है, बाई कॉन्केव लिखा है और प्लेन एज या वेज शेप लिखा हुआ है। ठीक, उनके बारे में लिखा हुआ है कि कैसे दिखते हैं। अब मुझे पहले दिख रहा है बाई कॉन्केव, मुझे इसके बारे में पता है कि बाई कॉन्केव में जो आपका नाइफ रहता है उसमें दोनों तरफ आपकी ऐसे दिखेगा। ठीक, बाई कॉन्केव आपने ये तो देखा ही है ना कि जब आपने लेंस वाला पढ़ा है तो बाई कॉन्केव का मतलब क्या था, इधर भी कॉन्केव इधर भी कॉन्केव, इसी को बाई कॉन्केव बोल रहे थे। तो बाई कॉन्केव में क्या होता है, इसमें जो है लिखा है इट बोथ सरफेस आर कॉन्केव। हाँ, इधर भी कॉन्केव है ये सरफेस और ये सरफेस भी कॉन्केव है, दोनों सरफेस बाई क्या होते हैं, कॉन्केव होते हैं। आगे देखो डायग्राम भी लगा है, ये है बाई कॉन्केव, ये है, ये जो नाइफ है आपका बाई कॉन्केव है। जैसा आपके इधर से भी कर्व आता दिख रहा है ऐसे पीछे से भी आता है ब्लेड में, नाइफ में। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका मैंने क्या मिलाया, सी का सेकंड। अब देखो सी का सेकंड किसमें है, किसमें है, इसमें है सी का सेकंड, इसमें नहीं है। ठीक, तो ये गलत हो गया, ये होगा ही नहीं, सी में सेकंड नहीं है, नहीं है, इसमें है, इसमें है। अब देखो मेरे पास क्या बचा हुआ है, मेरे पास मेरे भाई यहां से मैं इससे ये कह सकता हूं, इस क्वेश्चन से जितना मैंने अभी सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन से ये कह सकता हूं कि ये जो बी वाला है ये मैं हटा देता हूं। ठीक, इस ऑप्शन का मेरे लिए कोई काम नहीं, क्योंकि सी में आईवी आ गया है और सी का आईवी होगा नहीं, सी का सेकंड ही होगा, मैं 100% हूं। तो यहां से ये निकल के आता है कि अब मेरे पास 75%, अब इस क्वेश्चन को सही करने के मेरे पास चांस है कितने, 75%। ठीक, इन तीन में अब आगे हम लोग मैच करेंगे। अब देखो मैच करना है, अब हमें कौन सा पता है, अब हमको पता है प्लेनो कॉन्केव पता है। प्लेनो कॉन्केव क्या होता है, प्लेनो कॉन्केव में जो नाइफ है एक फेस क्या होता है, प्लेन होता है, दूसरा कैसा होता है, कॉन्केव होता है। ये प्लेन, ये सरफेस कैसा है, प्लेन है, और दूसरा ये कैसा है, ये मेरे भाई क्या है, कॉन्केव है। ठीक, ये कैसी है, ये कॉन्केव है। देखो मेरे भाई आओ आगे देखो, एक सरफेस प्लेन दूसरी कॉन्केव, ये देखो ये सरफेस कैसी है, प्लेन है, और दूसरी देखो क्या है, कॉन्केव है। ठीक, तो ये है प्लेनो कॉन्केव। प्लेनो कॉन्केव अब देखो कहां पर लिखा हुआ है, बोथ सरफेस आर फ्लैट नहीं, इट हैज वन सरफेस प्लेन एंड अदर कॉन्केव, ये मिल गया। तो ए का मेरे भाई क्या हो गया, आईवी, ए का आईवी बी का सेकंड है। ए का आईवी देखो किसमें किसमें है, ए का आईवी, ए का आईवी यहां पर भी है, ए का आईवी यहां पर भी है, लेकिन ए का यहां पर थर्ड आ गया। अब देखो, अब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ये ऑप्शन भी हर हाल में नहीं होगा। ठीक, मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप किसी भी हाल में ये क्वेश्चन नहीं गलत करके आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आप किसी भी हाल में नहीं गलत करेंगे। ठीक, तो अब यहां से मेरे चांस क्या होते हैं, अब मेरे चांस होते हैं 50% क्वेश्चन 50-50 है। ठीक, दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, कोई एक और आप सही कर लो, क्योंकि इसमें एग्जामिनर ने दिमाग लगाया है। इसमें तो मैंने आराम से आपको एक ही ऑप्शन देखते हुए सही करवा दिया। ठीक, लेकिन इसमें एग्जामिनर ने खेल खेल दिया है, और वही खेल हम लोग, अगर वो खेल खेल रहा है हम उसमें एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट आपको बनाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब लिखा है टूल एज प्रोफाइल और दूसरा लिखा है प्लेन एज या वेज शेप। तो इनमें क्या होता है, डायग्राम में देखो, अब देखो ये टूल एज प्रोफाइल, टूल एज प्रोफाइल ये बना हुआ है, इसमें देखो क्या है, दोनों सरफेस आप देखो ये इस तरीके से, दोनों सरफेस यहां पर क्या होते हैं मेरे भाई, दोनों सरफेस फ्लैट होते हैं। ठीक, इसमें क्या होते हैं, दोनों सरफेस फ्लैट होते हैं विद स्टीप कटिंग एज, ये देखो ये पूरा कटिंग एज है, नुकीला पतला सा। ठीक, दोनों सरफेस क्या होंगे, फ्लैट होंगे। ठीक, बोथ सरफेस फ्लैट, तो बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो यहां पर आओ मिलाओ आके, बी का क्या है, फर्स्ट। ठीक है, बी का फर्स्ट किसमें है, बी का फर्स्ट इसमें है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, आपको चीजें आ रही हैं, तो कैसे उसको आपको और जल्दी करना है ये सीखना है, अगला स्टेप ये होता है। ठीक है, उसके बाद बचता है प्लेन या वेज शेप, ये दिया हुआ है प्लेन या वेज शेप, यहां पर आप देख सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें मेरे भाई प्लेन या वेज शेप में आप जाओगे तो ये होता है बोथ सरफेस, इसमें क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। यहां पर देखो बोथ सरफेस क्या है, पूरी तरीके से क्या है, फ्लैट है। ठीक, बोथ सरफेस क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन मेरे भाई राइट हो गया है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यहां से आपके सारे नाइफ और उनके यूज, उनका कैसा शेप होता है आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड इन सीएसएफ, अगर सीएसएफ में ब्लड पाया जा रहा है, मे बी किसके कारण, ड्यू टू। ठीक, तीन ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ट्रामेटिक टाइप लिखा हुआ है, वेस्कुलर ट्यूमर लिखा है, सेरिब्रल हिमरेज लिखा हुआ है, और आल ऑप्शन लिखा हुआ है। क्या आप सोच रहे हैं इसके बारे में, तो बताइए। सबसे पहले देखो, अगर ब्लड जो है सीएसएफ में पाया जाता है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं वो समझो। इस कंडीशन को कहते हैं
जेंथोक्रोमिया, ये यूज की जाती है और ये टर्म आपको पता होने चाहिए। क्या? जेंथोक्रोमिया कहते हैं, ठीक। अगर सीएसएफ में ब्लड प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे, उसको बोलते हैं जेंथोक्रोमिया, ठीक। आगे आओ, आगे लिखा हुआ है कि किसके कारण हो सकता है, ड्यू टू। पहला लिखा है ट्रामेटिक टैप। आप जानते हैं सीएसएफ जो है, सीएसएफ कैसे निकलता है, लंबर पंचर करके निकलता है। और ये भी आपको पता है कि सीएसएफ जो है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है, ये कहाँ बनता है, ये ब्रेन में बनता है। पाया कहाँ कहाँ जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड दोनों में पाया जाता है ना, ठीक। ये गलती मत कर देना कि ये बोल देना कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कार्ड में पाया जाता है, ठीक। क्योंकि अगर वहां से निकाल रहे हैं तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कार्ड में पाया जाता है, नहीं मेरे भाई, ये पाया जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और दूसरी बात ये आपको बता दूं कि ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ब्रेन में कहां पर बनता है, ये सीएसएफ जो है ब्रेन में कोराइड प्लेक्सस होते हैं, ठीक। उनमें इसका क्या होता है, सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब देखो, अब लंबर पंचर हो रही है, अगर लंबर पंचर हो रही है तो आप जान सकते हैं कि इंजरी भी हो सकती है, ट्रामा जिसको बोलते हैं, इंजरी को ही बोलते हैं। तो अगर इंजरी हो गई है तो भी तो खून आ जाएगा, सीएसएफ में आप निकाल रहे हो, कहीं पर इंजरी हो गई तो उसमें भी ब्लड आ सकता है साथ ही में। तो एक तो ये बात हो गई। फिर दूसरा लिखा है वेस्कुलर ट्यूमर। अब वेस्कुलर ट्यूमर का मतलब ये है कि मान लो किसी के ब्रेन में गांठ है, ट्यूमर है, वेस्कुलर ट्यूमर है, यानी वेस्कुलर का मतलब ये होता है कई सारी उसमें वेसल्स हो, ठीक, वेसल का जाल हो जाए, तो उसको बोलते हैं वेस्कुलर ट्यूमर, ठीक है। अगर वो ट्यूमर फूट चुका है, लीकेज हो गई जिसको कहते हैं, तो ट्यूमर जब लीकेज हो जाएगा और कई सारी वेसल्स हैं, इसका मतलब क्या है, ब्लड। सेरिब्रल हिमोरेज, सेरिब्रल हिमोरेज का मतलब क्या है कि सेरिब्रम आपका जो ब्रेन है, ठीक, आपके ब्रेन में कहीं पर क्या हो जाए, हेमोरेज का मतलब है कहीं पर जो है ब्रेन में घाव हो जाए, जख्म हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड जो है लीक होने लगे, ठीक। तो इसको बोलते हैं सेरेब्रल हिमोरेज। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सेरेब्रल हिमोरेज, यानी ब्लीडिंग हो जाए विद इन द ब्रेन, ठीक। ब्रेन के अंदर क्या हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए। अगर ब्लीडिंग हो जाए ब्रेन के अंदर तो तब भी तो मेरे भाई क्या होगा, तब भी सीएसएफ में जो है ब्लड प्रेजेंट हो जाएगा, आ जाएगा। तो इसका यहां से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, इन सभी की वजह से। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, बड़ा सा क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे, आपको ये लग रहा होगा बड़ा क्वेश्चन बता दिया, ठीक, पढ़ने में ही समय लग पाएगा, लग जाएगा। अब कैसे इसको करेंगे, आओ देखो। द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड सेवरल लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक। डॉक्टर साहब ने कई सारे जो है लेबोरेटरी टेस्ट लिखे, किसके लिए, टू हेल्प डायग्नोसिस एन इन्फेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर। एक जो बेबी है, बच्चा है, इन्फेंट है, उसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर का पता लगाना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इफ एबनॉर्मल, कौन सा टेस्ट अगर एबनॉर्मल है वो बताएगा एज मोस्ट लाइकली इंडिकेट हीमोफीलिया। कौन सा टेस्ट अगर एबनॉर्मल आता है तो वो हीमोफीलिया को इंडिकेट करेगा, आपको बताना है। चार ऑप्शन यहां पर दिए गए, चार टेस्ट दिए गए, ठीक। इसको अगर आप, क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप एक सेकंड में इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे, अगर आपको चीजें आ रही होंगी तो, ठीक। इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे आपके, और यही दौर है ऐसे क्वेश्चंस आने का। अब आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, आते हैं क्वेश्चन, मैं मानता हूं, मैं खुद भी कहता हूं कि 100% जो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें से ऐसा नहीं है कि 70 के 70 ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं मेरे भाई, 70 के 70 क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे, 3-4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहेंगे, आपके 5 से 10 क्वेश्चन हार्ड लेवल के रहेंगे, और आपके 20 से 25 बेसिक, उसके अलावा बचे हुए आपके जो है मॉडरेट टाइप के रहेंगे, ठीक। लड़ाई कौन से क्वेश्चंस की है, लड़ाई मेरे भाई बेसिक और मॉडरेट की है, उनको आप एकदम सही करके आए। तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको यह समझ में आ रहा होगा, जो क्लॉट रिट्रैक्शन टेस्ट है वो किसके लिए करते हैं, क्लॉट रिट्रैक्शन टेस्ट आपके लिए प्लेटलेट्स के लिए करते हैं, कि प्लेटलेट्स क्लॉट हो रही हैं, आपस में क्लम्प कर रही हैं, रिट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं। ब्लीडिंग टाइम आप जानते हैं कि बीटी और सीटी ऑपरेशन से पहले कि इनकी कितना ब्लीडिंग टाइम है, क्या इसका क्लॉटिंग टाइम है, इससे हीमोफीलिया से तो लेना देना है नहीं। फिर है टर्निकेट टेस्ट। टर्निकेट टेस्ट मेरे भाई फ्रेगिलिटी के लिए किया जाता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके लिए करते हैं, ठीक है। अब है टर्निकेट टेस्ट। टर्निकेट किस लिए करते हैं मेरे भाई, टर्निकेट जो टेस्ट है वो किया जाता है जो आपकी कैपिलरी होती हैं उनकी फ्रेगिलिटी चेक करने के लिए, यानी जो इंटीग्रिटी है उनकी कैपिलरी की वो कितनी है, ठीक, उसको पता लगाने के लिए। बचता है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा, और क्यों राइट हो जाएगा, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम
पीटीटीटी या फिर एपीटीटी भी इसको कहते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये मेरे भाई क्या बताता है, ये मेरे भाई हीमोफीलिया को इंडिकेट करता है, ये आपके मेरे भाई ब्लड क्लॉट का टाइम है, ठीक, जो ब्लड क्लॉट का टाइम है वो। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर, आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन, जैसे हो गया हीमोफीलिया, ठीक, इसको बताता है। एक्टिवेटेड एपीटीटी भी इसको कहते हैं, ठीक, एक्टिवेटेड थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एपीटीटी हो गया। क्लॉट रिट्रैक्शन टेस्ट कितनी बार बताऊं, अभी आपको बताया, लिखने की जरूरत है क्या, लो लिख दे रहा हूं। क्लॉट रिट्रैक्शन जो टेस्ट है वो प्लेटलेट्स के लिए, प्लेटलेट्स आपकी क्लॉट कर रही हैं, क्लॉट कर रही हैं आपस में, रिट्रैक्ट कर रही हैं कि नहीं, इसके लिए करते हैं, ठीक, इसके लिए किया जाता है, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम अ डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8, फैक्टर 8 की डिफिशियंसी से कौन सा डिसऑर्डर जो है उत्पन्न हो जाएगा, किसका ये रिजल्ट है। ए ऑप्शन है सिकल सेल डिजीज, दूसरा है क्रिसमस डिजीज, तीसरा है हीमोफीलिया, चौथा है हीमोफीलिया बी, ठीक, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो मेरे भाई, आप में से बताना है कि क्रिसमस डिजीज किसको कहते हैं, हीमोफीलिया ए को कहते हैं या हीमोफीलिया बी को कहते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो है फैक्टर 8 की कमी से होने वाला कौन सा डिजीज है। आप लोग इसका मेरे भाई आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपके ऐसे चलते रहेंगे जो आज हम लोगों ने क्वेश्चन किए। कल की क्लास में और भी ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डेली आपकी 9 बजे क्लास चलेगी, जब तक आपका एग्जाम है तब तक हर हाल में चलेगी। क्वेश्चन की संख्या डेली बढ़ती जाएगी और स्पीड भी बढ़ती जाएगी, ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी आपको मैटर मिलता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई मैंने आपको बताया, अगर आप लैब टेक्नीशियन की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, अभी आपके पास समय है, ये आप सोचें। देखो मेरे भाई, हर बार आपसे कहता हूं कि समय जब आपका एग्जाम आ जाए, जब आप फॉर्म भर दें, उसके बाद ये सोचे आप तैयारी कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। 20 दिन 25 दिन आपको फॉर्म भरने के बाद में मिलते हैं, एमसीआरई आप नतीजा देख सकते हैं, क्या मिला आपको। 25 दिन में कौन सी आप तैयारी कर लेंगे, 25 दिन में आपकी तैयारी है नहीं, 25 दिन में आप सोच रहे हैं कि सारा कुछ सिलेबस कवर कर लें और क्वालिफाई हो जाएं और भैया सिलेक्शन नौकरी मिल जाए। नौकरी इतना आसान नहीं है, सक्सेस रेट 0.001% है, ठीक है। तो उस लिए मेरे भाई मैं आपसे कहता हूं कि तैयारी आप अभी से शुरू कीजिए, एमसीआरई आप दीजिए। बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर बैच मेरे भाई आपको मिल जाएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिए। दोबारा मैं आपसे नहीं कहूंगा कि इसको आपको ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी, कभी नहीं ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आप अपने आप से, इस बात की गारंटी देता हूं, आप अपने आप से भी तैयारी करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना शानदार बैच आपको यहाँ पर मिल रहा है, एक बार आप इससे तैयारी कर सकते हैं। डेली आप हमारे मेरे भाई इस यूट्यूब चैनल पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल पोर्शन की अभी मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, नॉन टेक्निकल की मैराथन की क्लास बहुत जल्द आपको रीजनिंग को पहले देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।